अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कौमी सलामती कमेटी में और इसके इजलास में जो सियासत थी वो बदकिस्मती से ज़्यादा नज़र आई और ऐसा लगता है कि पूरा मामला ही एक गोया सियासत की नज़र हो गया। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहते रहे कि अगर हमारे जो बानी हैं उनकी आप यहाँ पर शिरकत नहीं कर सकते तो हमारी मुलाकात ही उनसे कम अज़ कम गोया करवा दी जाए। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने फोकस के ऊपर बात करने से ज़्यादा इन्हिसार इस तरफ ही करती रही कि जी PTI देखें, ये कितने ख़राब हैं, ये गंदे बच्चे हैं, ये लोग सियासत जो है वो कौमी मफाद में घसीट रहे हैं। तो गोया दोनों इतराफ़ से बड़े वाज़े किस्म की डिस्ट्रैक्शन नज़र आई। कौमी जो सलामती कमेटी का और जो उसका फोकस था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था दहशतगर्दी के ऊपर एक रिन्यूड प्लान बनाना या पुराने तमाम तर प्लान्स को दोबारा रीएक्टिवेट करना, उसके ऊपर तो ऐसा लगता है कि दोनों इतराफ़ एब्सेंशिया का शिकार हुई और अपनी अपनी सियासत की बदकिस्मती से नज़र हो गई। इनके अहवाल के ऊपर भी हम बात करेंगे और ज़ाहिर है हुकूमत के हवाले से भी सवाल इसलिए ज़्यादा होना बनता है क्योंकि हुकूमत अब ये नहीं कह सकती कि हमारे पास मैन पावर कम है, हमारे पास वसाइल की कमी है, क्योंकि माशाल्लाह से 50 से ज़ायद भारी भरकम काबीना, वफाकी काबीना मौजूद है जो कि हुकूमत के तमाम तर कामों में हाथ बटा रही है। और ऐसे में हुकूमत के असेंबली से गायब होने के ऊपर हुकूमत के अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, जो कि इसके अलावा वैसे भी नाला हैं, वो और ज़्यादा नाला और ज़्यादा अपसेट नज़र आते हैं। होना भी चाहिए क्योंकि अगर काबीना के अरकान की तादाद बढ़ गई है तो डेफिनेटली उनकी नुमाइंदगी भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़नी चाहिए। इसके ऊपर बात रहेगी। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन एक अहम बात करना ये भी है कि हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ MQM भी अब बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं हुकूमत को कि हम कुछ फैसला कर सकते हैं, हम अपोजिशन बेंचेस में जाकर बैठने के लिए तैयार हैं। इतने डायर सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत जो है वो एक बबल में रहती है और किसी से इंटरैक्ट करना गवारा नहीं करती। हुकूमत के अक्सर वज़रा किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी के लिए या आंसरेबिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं होते, गैर मौजूद होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि किसी को भी ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया जाता। जैसे कि आज एक अफ्तार के एहतमाम पे बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ यहाँ इस्लामाबाद के KP हाउस में अंडर चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब, जो कि आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत से सहाफ़ियों के साथ हमारा भी जाने का इत्तेफाक हुआ और एक इसमें बड़ी नोटेबल बात ये थी कि कोई गुड और बैड जर्नलिस्ट नहीं थे। हर तरह के, हर सोच के, हर मकतब फ़िक्र के सहाफ़ियों को इंगेज किया गया था और उनसे बड़ा एक ऑनेस्ट कैंडिड किस्म का इंटरेक्शन हुआ। गंडापुर साहब ने जो इसमें बातें दोहराई, ज़ाहिर है उनके अपने वर्जन हैं, हमें उनके कई सारे वर्जन से बहुत इख्तिलाफ भी है, लेकिन ये कि बड़ी अहम बात यह है कि एटलीस्ट ही इज़ टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड। चुपते तल्ख सवालात के जवाबात भी देने से वो हिचकिचाए नहीं, बल्कि जो उनसे आके जिसने भी उनसे बात की, जिस तरह का भी सवाल पूछा वो बिल्कुल अवेलेबल नज़र आए हर तरह के हर तरह के सवालात को एंटरटेन करने में। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन हम बात कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से, या चाहे अगर इसका मवाजना हम सूबाई हुकूमत पंजाब से भी कर लें, वहाँ पर हमें लगता है कि जो हुक्मरान हैं या जो जितने बरसरे इक़्तिदार जितने अफराद हैं, वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं, वो अपने आप को एक गोया ये कि एक बबल में रखना चाहते हैं, इंसुलेटेड रखना चाहते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई आवाज़, कोई फीडबैक, कोई क्रिटिसिज्म उनके ऊपर ना गिरे। तो जहाँ पर तारीफ़ बनती है हम करते हैं, यहाँ पर इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि इंगेजमेंट इज़ द की, और इंगेज करते हुए हमें वज़ीर आला गंडापुर साहब बड़े एविडेंटली आज बहुत अहम तौर पर नज़र आए। वंस अगेन आई से कई सारी बातों से इख्तिलाफ है, हमने बार बार उसको आवाज़ बुलंद उन इख्तिलाफात का इजहार भी किया है, लेकिन एटलीस्ट ये कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट देम, ही इज़ आंसरिंग द पिंचिंग क्वेश्चंस, ये ज़रूरी बात है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे हुकूमत की एब्सेंशिया के ऊपर। सहाफ़ी तो सहाफ़ी, उनके अपने इत्तेहादी जो है वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत जो है किसी सूरत हाथ नहीं पकड़ाते। तो ये जो है इसके ऊपर भी बात रहेगी कि इस गुमशुदगी की क्या वजह है जो कि हुकूमत की तरफ से मुसलसल तौर पर नज़र आ रही है। बिलखुसूस हम PMLN की इसमें बात कर रहे हैं, चूँकि वफाकी हुकूमत में जो लीडिंग पार्टी है वो PMLN है। उनके अपने इत्तेहादी उनके साथ ये नहीं कहते, मानने को ही तैयार नहीं कि हम इत्तेहादी हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाजरीन जो कौमी सलामती कमेटी में जो सियासत बराए सियासत का सिलसिला था उसके ऊपर कुछ देखते चलिएगा कि हमने जो चीज़ें अमेलगमेट की हैं, क्योंकि बदकिस्मती पिवटल एजेंडा जो हम सब के वबाले जान बनकर दहशतगर्दी का मसला अब दोबारा खड़ा हो गया है, उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं। कौमी सलामती का इजलास नाज़रीन
बानी पीटीआई ने बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकआउट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई और ना बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास गैर मौसर रहा, मुल्क का बुरा हाल हो गया है, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, अफगानिस्तान से मजीद दहशतगर्द आ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला इस पर जवाब दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती के इजलास के हवाले से गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। मुल्क में किसी किस्म का भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, यानी एक कैटेगोरिकल डिनायल आया है कि कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम इजाज़त नहीं देंगे। वहीं बैरिस्टर सैफ ये कहते हैं कि गवर्नेंस गैप का बयान जाली वफाकी हुकूमत के मुंह पर जनाटेदार तमाचा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे की मददनाक वफाक कर रही है और बेहिसी की इंतहा है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का महज तमाशा देख रही है। इस पूरे हालत ज़ार पर बात करते हैं नाज़रीन। ज़ाहिर है ये हालत ज़ार ही है क्योंकि इस वक्त जो इशूज़ हैं उनके होते हुए दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत ज़रूरी मौज़ूआत पे अपने फौरी तौर पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं और थोड़ा इसमें जो तज्ज़ियाती व्यू है वो हासिल करते हैं कि इन तमाम तर सवालात के आखिर जवाबात क्या हैं। और जिस अच्छे एक इंटरेक्शन की, एक हेल्दी इंटरेक्शन की का तस्करा मैंने इब्तिदाई में आप तमाम से किया फ्रॉम चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब, वहीं पर दूसरी तरफ ज़ाहिर है एक इसमें जो सवालात हैं जिनकी ऊपर मैं बात भी कर रही थी कि उनका उन्होंने जवाब भी दिया। सवालात खैर बहरहाल अपनी जगह इंटैक्ट हैं और वो चंद सवालात यही हैं कि बार बार हुकूमत वाले पूछ रहे हैं कि जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो तब वो लोग किस एनएससी मीटिंग में शिरकत किया करते थे। तो ये एक ज़रूरी सवाल है क्योंकि अब जो शिरकत है खान साहब की वो कह रहे हैं कि एनएससी मीटिंग में हमने करनी है, बट हैज़ ही पार्टिसिपेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ये भी ज़ाहिर है एक ज़रूरी काउंटर सवाल है। और जब हम ये करते हैं तो ज़ाहिर है पीएमएलएन की तरफ भी सवाल साथ साथ ही आ जाता है जिसके ऊपर पीटीआई वाले बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो भी अगर एब्सेंशिया थे और वो भी गायब थे तो चूँकि पीटीआई लीडरान की के गुमशुदगी को, तहरीक इंसाफ की गुमशुदगी को जो है वो पीएमएलएन वाले कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, तो क्या पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि क्या फिर आपकी भी जो गुमशुदगी है उसको भी हम लोग इसी नज़रिए से देखें। तमाम तर चुपते हुए सवालात पे फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। सलीम बुखारी साहब हमें तमाम तर बात में ज्वाइन करते हैं, सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट एनालिस्ट ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। वेरी वार्म वेलकम सर आपको बहुत बहुत। अमीर अब्बास साहब नाजरीन, अक्लेम जर्नलिस्ट वंस अगेन और तमाम तर मामले पे अपना बेबाक तज्ज़िया तबसरा हमारे साथ रखते हैं, आपको भी बहुत खुशामदीद। शॉर्टली मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे तमाम तर मामले पे अपने दिफाई व्यू पॉइंट्स के साथ और वो हमारे साथ होंगे। ज़ाहिर है उनसे भी ये सारी बातें करना बड़ा ज़रूरी हैं। बट ओवर टू यू सलीम बुखारी साहब, हम बात ये करना चाह रहे हैं टू बिगिन विद कि हुकूमत और बिलखुसूस पीएमएलएन, आपका भी ये ख्याल है कि वो कुछ गायब हैं, गुमशुदा हैं, क्योंकि किसी तरह की इंगेजमेंट एज सच ना वफाकी हुकूमत करते हुए नज़र आती है, ना मरियम नवाज साहिबा की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो करते हुए नज़र आती है, जो उनके बाकी जो तमाम लोग हैं, ज़ाहिर है अब जो सहाफ़ी हैं वो तो ये कहते ही हैं कि वो लोग बिल्कुल एब्सेंशिया में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने इत्तेहादी कहते हैं कि ये तो हमसे भी बिल्कुल लाताल्लुक़ हुए बैठे हुए हैं। आपका भी ये ख्याल है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। प्लेजर सर। देखिए, दो इसके जवाब हो सकते हैं। एक तो ये है पीटीआई के हवाले से ख़ास तौर से जो उनकी तरफ से एलिगेशन लगते हैं, और एक जनरली कि वेयर इज़ द पीएमएलएन। तो दोनों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि पीटीआई ये नहीं कह सकती है, इसलिए कि बहुत रिसेंटली हमने देखा कि एक मुज़ाकरात का दौर जो है वो पूरी हुकूमत के साथ, जिसके अंदर दो बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो एलाइज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और वो सारा इनिशिएटिव जो था वो प्राइम मिनिस्टर का था, और या फिर दूसरा क्रेडिट जाता है वो थे स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक, जिन्होंने ये इनिशिएट किया था और हतमी तौर पर फिर बैठ गए थे एक दूसरे के साथ। लेकिन उन मुज़ाकरात की फेट क्या हुई, किसने उसको सबोटेज किया, किसने ख़त्म किया, उसका वो हम सब के सामने है। तो ये कहना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं मुज़ाकरात में नज़र नहीं आती है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।
दूसरी बात यह कि इसी किस्म का मुज़ाहरा था ये जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी ऑन सिक्योरिटी इशूज़। अगर आप थोड़ा सा तारीख की तरफ पलट के देखें तो 5 इश्यूज़ के ऊपर इस तरह की स्पेशल सेशंस जो हैं और इन कैमरा सेशंस हुए थे। मुझे याद है अच्छी तरह से जब 5 अगस्त 19 वो जब कश्मीर को वो आर्टिकल 370 रिवोक करके हड़प किया था भारत ने, उस वक्त भी एक इसी तरह का सेशन हुआ था। फिर उसके बाद जब भारत की तरफ से हमला हुआ था जिसमें 2 जहाज़ उसके मार गिराए थे, अभी नंदम को पकड़ लिया था, उस पर भी एक इन कैमरा सेशन हुआ था GHQ में। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो खान साहब थे, और खान साहब ने बावजूद इसके कि वो जिम्मेदार थे, वो होस्ट थे, इनमें से किसी में शिरकत नहीं की थी। उसके बाद आ जाइए, अगर आपको याद हो हज़ारा की जो किलिंग की एक सीरीज चली थी कोयटा में, उसके ऊपर भी इसी तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जनरल बाजवा ने बुलाई थी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए थे। तो ये एक रविश है, ये एक तरीक़ा कार है, लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में भी उनका ना आना तो समझ में आ सकता था, लेकिन जिन 13-14 लोगों के नाम उन्होंने खुद, उनके जो सिटिंग चेयरमैन हैं, उन्होंने एक रात पहले दिए थे, 7 बजे नाम दिए गए हैं और 12 बजे कह दिया कि हम नहीं आएंगे। इस रवैये को कहाँ रखेंगे? मेरे ख्याल से ये एक ओपन सवाल है, हर शख्स इसके ऊपर अपना नतीजा अखज़ कर सकता है। तो ये कहना कि PMLN गायब है या पीपल्स पार्टी गायब है, वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब आ जाइए आप एंगेज करने का मसला। एंगेज करने के मसले की भी एक तारीख है, अगर मैं आपको याद कराऊं, चाहे आप 2014 से शुरू कर लें, 2018 से शुरू कर लें, या जब से इनकी हुकूमत जब तक कायम रही वहाँ से ले लें, एक कंसिस्टेंट स्टांस था खान साहब का कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। करेक्ट। बावजूद इसके कि PDM की जब हुकूमत बनी इन इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन स्पीच में कहा, जरदारी साहब ने पहले दिन स्पीच में कहा, बिलावल भुट्टो ने पहले दिन स्पीच में कहा कि आइए मिसाके जमहूरियत कर लेते हैं या मिसाके मईशत कर लेते हैं, लेकिन आपको जवाब का पता है, मेरे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये हुकूमत बनी तो आगे से जवाब ये मिला, ना हम इस हुकूमत को मानते हैं, ना हम इस इलेक्शन को मानते हैं, ना हम इस पार्लियामेंट को मानते हैं, ना हम फलां को मानते हैं, ABCD। तो वाज़े हो जाएगा कि डिनायल मोड में कौन है। मैं बेपना और आपको मिसालें दे सकता हूं जब इस किस्म की पेशकश की गई कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अहम यह है कि उधर से जवाब क्या मिलता था इसका। हाँ। उसके जवाब के 3-4 पैटर्न हैं। एक ये था कि हम बात उन्हीं से करेंगे जिनके पास ताकत है। फिर जो दूसरी दफ़ा हुआ कि हम बात उन्हीं से करेंगे जो पावरफुल तबका है। फिर एक आखिरी दफ़ा और ज़्यादा ओपन होकर कहा कि बात हम करेंगे तो हम करेंगे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से। तो अब मैं इसको ओपन छोड़ देता हूं कि कौन गायब है और क्यों गायब है। जी अच्छा, एक अर्ज बड़ा अहम ये है बुखारी साहब के, चलें आपने फरमाया कि PTI से एंगेजमेंट में ये लोग अवेलेबल थे, रीडली अवेलेबल थे, वेरी फेयर, बट मैं अर्ज साथ साथ ये भी कर रही हूँ कि ना सहाफ़ियों से कोई एंगेज करती हुई वफाकी हुकूमत, ना पंजाब गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों से एंगेज करती हुई नहीं नज़र आती। पीपल्स पार्टी वाले कब से बेचारे रो पीट रहे हैं, ये कैनाल के मामले पे सिंध का पानी चुराया जा रहा है, कल से बाकायदा एहतजाजों का ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी ने। MQM भी साथ साथ कह चुकी है, अभी आज ही अमीनुल हक साहब, कि हम किसी भी वक्त अपोजिशन बेंचेस में जाकर बैठ सकते हैं। तो वाई द इनअवेलेबिलिटी फॉर देयर ओन एलाइज, नंबर 1, एंड ऑल्सो फॉर द जर्नलिस्ट। मतलब एक ऐसा लगता है कि किसी तरह का क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहती PMLN बहैसियत जमात। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि ये जो MQM का और बाकी एलाइज के हवाले से आपने बात की है, इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है। MQM ने कोई 5 हुकूमतें ज्वाइन की और 5 हुकूमतों को आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ आप आ जाइए अख्तर मैंगल साहब, वो पहले PTI के साथ शामिल हुए थे, आपको याद होगा जी, रास्ते में छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद अलायंस का हिस्सा बने, हुकूमत के साथ उन्हें छोड़ के चले गए। तो ये जिनकी एक रवायत है ना, उनकी तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने मुफाद के लिए हुकूमत को ज्वाइन करते हैं, जहां वो देखते हैं कि या मुफाद हल हो गया है या मजीद मुफाद की तवक्को नहीं है तो रास्ता बदल लेते हैं। ये मेरे ख्याल से जुर्रत करके कहना चाहिए ये कि ये बात बिल्कुल हकीकत है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जर्नलिस्ट, देखिए हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट बात रही है, एक रवायत है, मैं जर्नलिस्ट होते हुए कह रहा हूँ, या हुकूमत के तरफदार जर्नलिस्ट होते हैं या फिर अपोजिशन की तरफ होते हैं। चलिए ये तकसीम तो समझ में आती है कि होनी चाहिए, सहाफत का पेशा ऐसा है जिसमें आप चूज कर लेते हैं कि कौन किसके साथ है। लेकिन
जिनको आदत पड़ जाए अपने तराने सुनने की, वो फिर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते हैं। और शायद यही वजह है कि हर पार्टी आहिस्ता आहिस्ता नेशनल मीडिया से दूर होती जा रही है। जी करेक्ट। उनका इन्हसार अब मुझ पर, आप पर, अमीर अब्बास पर नहीं है। उनका इन्हसार अब सोशल मीडिया पर है, उन लोगों पर जिनके हाथ में एक मोबाइल फोन आ गया है और एक माइक आ गया है। ना उनका कोई सहाफत से ताल्लुक है, ना उनका कोई दूर दूर इस प्रोफेशन से ताल्लुक है, लेकिन वो आज के जगादरी हैं। तो जिनको उनकी आदत पड़ जाए, जैसे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी जी बिल्कुल। जब सियासी जमातों का इन्हसार मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के सोशल मीडिया पे चला जाएगा, तो इसी तरह की बिदतें होंगी जो हम इस वक्त देख रहे हैं। तो गोया ये इस बात पे आप, इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये यहाँ पर इनकी एब्सेंशिया जरूर है, और उसकी रीजन ये है कि ये भी दीगर जमातों की तरह तमाम जमातें सोशल मीडिया और वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, और जो दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया, वहाँ के सहाफ़ियों की वक़्त उनकी नज़रों में गिरती जा रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बुखारी साहब? मैं एक बस आखिरी अर्ज कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे, आखिरी अर्ज कर दूं मैं, प्लीज प्लीज। अब मेरे ख्याल से ऑफ लेट मुस्लिम लीग नून को ये होश आई है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया भी इंपॉर्टेंट होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी होती है। तो आपने देखा उन्होंने जो तरीका कार अपनाया है उसके लिए, वो ये कि पूरे फ्रंट पेज जो है वो आप इश्तिहारों में बदल दें और एक सीरीज चलाएं। कोई बैठ के अगर एस्टिमेट करने बैठे कि कितने अरबों रुपए इसके अंदर जा रहे हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगी। बट इट्स टू गुड टू बैड टू लेट। बहुत देर में होश आई है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि आप ना, क्योंकि मैं आखिरी बात कह दूं, क्योंकि नेशनल मीडिया बगैर इस किस्म की इश्तिहारबाजी के आपका साथ दे तो क्रेडिबिलिटी उसकी होगी। ये हाइड जो लॉयल्टीज है ना, ये मेरे ख्याल से आपको कहीं का रहने नहीं देती। जी आपने वजह फरमाया सर, ये आप कह रहे हैं कि वो जो इश्तिहारात वाला सिलसिला था वो तो खैर उस पर तारीफ आने की जगह ऐसा लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा क्रिटिसिज्म ही उल्टा आ गया। अमीर साहब, योर व्यू ऑन दिस? एक तो खान साहब के हवाले से, और बल्कि बाय द वे जनरल जाहिद महमूद साहब, मेजर जनरल जाहिद महमूद ऑल्सो जॉइन्ड अस इन द ब्रॉडकास्ट, और वेरी वार्म वेलकम। मैं जनरल साहब, मैं आपसे अगर आपकी तरफ में पहले आ जाऊं, आप अगर फरमाएं, ये तमाम मामले पे सियासत कौन कर रहा है, सियासत की नज़र कौन कर रहा है पूरे इतने ज़रूरी दहशतगर्दी के मामले को? आप क्या समझते हैं, कौन नज़र कर रहा है सियासत की? दोनों इतराफ एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे हैं। इन योर कैंडिड ओपिनियन, कौन इसको सियासत की नज़र कर रहा है, और असल जो मुद्दा है, जो इतना चुपता हुआ मुद्दा है दहशतगर्दी का, उससे बात को भटकाना चाह रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और भाई साहब को और मेरे साहब को बहुत सलाम मेरी तरफ से। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली टेलिंग यू, अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ जो है वो गैलरीज, पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक जो ऑडियंस है ना जी, उसको एड्रेस किया जा रहा है। मोना, हमें बासियत पाकिस्तानी ये समझने की जरूरत है कि जी, जो एक तो पहली बात यह है कि वी आर इन द वॉर जी, वी आर विक्टिम ऑफ अ हाइब्रिड वॉर, और एप्लीकेशन उसकी हुई है, और आज से नहीं हुई, काफी अरसे से हुई है। हाइब्रिड की डायनामिक्स ये होती है कि वो जब हो चुकी होती है तो उस वक्त मालूम होता है कि हम हो गए। और पीपल ऑफ पाकिस्तान, जैसे अभी आप कह रहे हैं मीडिया में होप छोड़ दी, ये वो पीपल ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपने लास्ट टाइम में ऑनेस्टली बता रहा हूँ जी, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे कोई मसाइल का हल निकालेंगे। जो पिछली एनवायरनमेंट चल रही है, जितनी भी पॉलिटिक्स है, वो अपनी लॉन्ड्री उठा के एस्टेब्लिशमेंट, और कुछ देखिए कम्युलेटिव मिस्टेक्स पास्ट में होती रही हैं, बट वी आर इन अ सीरियस वॉर। और वॉर भी जो होती है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिसी का हिस्सा होती है, दिस इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। हम जब ये बात भी करते हैं ना जी कि ऑपरेशन से मसले का हल होगा या डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो ये ऑपरेशन भी पॉलिटिक्स कैसा होता है, और पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिशियंस ने। वॉर हैज टू बी, मैं कनेक्शन जो मिलाना चाह रहा हूं कि इस वॉर को दैट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये कोई और चीज नहीं है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है, इसने जितने भी मटेरियल्स उसके अवेलेबल है, फौज है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है, जितनी भी पावर है, उसको इकट्ठा करके, और अवाम जो नेशन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी जो एनर्जीज है वो इस मटेरियल के पीछे, अपनी फौज के पीछे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे लगानी है। दिस इज देयर पॉलिटिकल फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये दोनों का है जी, क्योंकि सारे पावर में इस वक्त पीटीआई भी पावर में है, केपीके भी विक्टिम है, फेडरल में ये बैठे हुए हैं, नून लीग बैठी हुई है, इन्होंने तो सारी सिनर्जी करवानी है जी, यही फेडरेटिंग यूनिट्स को, फेडरेशन को लेके चलेंगे। और बलोचिस्तान में आप देखें कि पीपल्स पार्टी कोलिशन में वो लीड कर रहे।
तो ऑल ऑफ देम आर इन दी पावर। तो ये पॉलिटिक्स से इन्होंने वॉर चलानी है, तो वेयर इज द पॉलिटिकल लीडरशिप? तो मेरे ख्याल में गैलरीज को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जब तक ये सिनर्जी नहीं होगी, वी आर गोइंग नोवेयर एंड वी आर इनटू द वॉर, सीरियस वॉर। जो नेशन स्टेट के तीनों पिलर है ना जी, जो पीपल, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट, इन्होंने नेशन स्टेट बना के ये नेशनल पॉलिसी को चलाना है। दिस इज अ लिटिल सीरियस बिजनेस। मेरे ख्याल में इसको सीरियस लोग सीरियस तरीके से चलाएंगे, वरना हम सब पछताएंगे। वन स्टेट विल गो डाउन, the politics will go down, everybody will go down, और फिर हमारे पास ये बातें रह जाएंगी जो हम करते रह जाएंगी करने को। और किसने नहीं किया। अभी ऑपरेशन के ऊपर भी जैसे स्टेट मिनिस्टर हैं तलाल चौधरी, वो कह रहे थे कि ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा। इसके ऊपर भी जो एक बात है, मतलब इज इट अ येस और इज इट अ नो, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं है। ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है, आपकी तरफ दोबारा लाती हूँ जनरल साहब। बट अमीर अब्बास साहब, आपका इस पे क्या ख्याल है? अब आपके जरा इस पे बेबाक व्यूज आ जाएं, चूँकि हुकूमत जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ये पीटीआई इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और ये बात भी दुरुस्त है। अभी सलीम बुखारी साहब ने मुतअद्दिद मवाक़े गिनवाए कि जब खान साहब पीएम थे और इस तरह की इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुआ करती थी, सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स, तो वो तो एज पीएम नहीं आया करते थे उनमें। अब उनको अचानक से याद आ गया है कि ये वाली मीटिंग्स में जो है वो मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकती। तो इज इट ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि वो किसी तरह से बस जेल से निकलना चाह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं चलें इस मीटिंग के बहाने ही हम निकल जाएं किसी तरह? जी बहुत शुक्रिया मोना। मेरा नहीं ख्याल कि जो सियासत का अदना सा भी तालिब इल्म है, खास तौर पे पाकिस्तानी सियासत का और रियासत का, वो ये कैलकुलेशन करेगा कि जी खान साहब किसी ऐसी डील के तहत बाहर आ जाएंगे कि जी वो एक एपीसी हो रही है या एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और उसमें उनको लाया जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। वो तो आपने देख लिया जस्टिस सरदार एजाज इसाक के साथ रियासत ने क्या किया, जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि इमरान खान से जेल में मुलाकात करवाई जाए उनकी वकील की, और जो उस ऑर्डर के साथ हुआ, जो फिर तौहीन अदालत के फैसले के साथ हुआ, फिर जो जज ने कमीशन कायम किया उस कमीशन के साथ हुआ, और जज को पाकिस्तान की 78 साल तारीख में सबसे भयानक रिमार्क्स देने पड़े और कहना पड़ा कि जो हशर आपने मेरे फैसले के साथ किया है, इससे तो बेहतर था कि आप मेरी इस अदालत में बम रख के इसको उड़ा देते। शायद वो खून आशाम दिन हमारे लिए काबिल कबूल होता अदलिया के सैंक्टिटी के लिए जो हमारे फैसलों के साथ कर रहे हैं। तो इमरान खान तो बाहर नहीं आने वाले, ये तो गुमान से निकाल देना चाहिए। वो रियासत के दिल में इमरान खान के लिए इतनी कदूरत है, इस मौजूदा निजाम के दिल में इतनी नफरत है इमरान खान के लिए कि वो किसी सूरत में भी, मतलब अपसाइड डाउन ही क्यों ना हो जाए ये कायनात, आखिरी दम तक ये निजाम लड़ेगा इस चीज से, हर उस कोशिश से, हर उस काबिज से टकराएगा ये निजाम जो कोशिश या काबिज इमरान खान को बाहर लाने के लिए होगी। तो वो तो इमरान खान तो अब के बिछड़े शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तो उनको तो कम से कम जब तक ये मौजूदा सिस्टम है तब तक तो खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां तक ये दहशतगर्दी के ऊपर सवाल है, देखिए अगर इमरान खान की माजी में हुकूमत थी तो जवाब दे इमरान खान थे। हमें एक उसूल तय करना पड़ेगा ना कि क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवाल करना है या हमने माजी की किसी हुकूमत से सवाल करना है। जब इमरान खान हुकूमत में थे तो मेरा तो यही उस वक्त भी उसूल था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे इमरान खान की है। उस दौर में अगर कोई क्रेडिट है तो उसका, अगर डिसक्रेडिट है तो वो भी उसी को जाएगा। बिल्कुल। अगर आज पिछले 3.25 साल से गवर्नमेंट ऑफ द डे शहबाज शरीफ की और उनके साथ इत्तेहादियों की है तो आपको सवाल इनसे करना पड़ेगा। वो जो शायर लुधियानवी ने कहा था ना कि धरती की सुलगती छाती से बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना ना सके वो खून के धारे पूछते हैं, सड़कों की जमीन चिल्लाती है सागर के किनारे पूछते हैं, ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, ए रहबरे मुल्को कौन बता ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे मुल्को कौन बता। आज कौन है रहबर? कोई तो दावेदार है ना रहबरी का कि हम है इस मुल्क को चलाने वाले। तो सवाल तो रहबर मुल्क कौम से होगा जो आज रियासत का चैंपियन होगा, जो आज रियासत का अरबाब बस्तो कुशाद जो है, तो किसी से तो सवाल करना होगा ना। अगर इमरान खान आज हुक्मरान होता तो उसकी गर्दन पे नाखून रख के लोगों को पूछना चाहिए था कि हाँ बता इमरान खान की ये जो आज का कुछ तो खून हो रहा है इसका जवाब दे, तुझसे जवाब हमने लेना। लेकिन जो 3.25 साल से बैठे हुए हैं आज तो सवाल उनसे होना पड़ेगा। इमरान खान को तो निकाल दिया था 9 अप्रैल 2022 को, हमने कहा ये बहुत नाखालिफ है इसको निकालो, ये बहुत नाहंजार है इसको निकालो, ये गद्दार है इसको निकालो, ये बागी है इसको निकालो, ये दहशतगर्द है इसको निकालो,
ये इद्दतों में निकाह करता है, इसको निकाह, उसको तो निकाल दिया, अब वो पड़ा हुआ 2.25 साल से अंदर। अब वो आ भी जाए किसी कौमी सलामती कमेटी के अंदर तो फैसला तो रियासत ने करना है, हुकूमत ने करना है। लेकिन अमीर साहब एक बात आपने, जाहिर है बहुत आपने दिल खराश आपने शायरी में अपने जज्बात का इजहार किया है, ये बड़ी एक अहम आपके इजहार ख्याल में उसका एक जुज़ था। और ये फरमाइएगा, अभी सलीम साहब भी इस पर पूछना कोई बात करना चाह रहे हैं, बट मैं आती हूँ सलीम साहब, एक सवाल की इजाज़त सिर्फ ये, अमीर साहब जो पिछले NSC इजलास में SPM नहीं आते थे वो, तो तब तो आप जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि गर्दन पे पाँव रख के, नाखून रख के गर्दन पे पूछना चाहिए था। उस वक्त हज़ारा बिरादरी के साथ जो जुल्म सितम हुआ, वो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, बहुत कुछ, और किसी NSC मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते थे। व्हेन ही इन योर ओपिनियन वाज आंसरेबल, तो इसका कोई जवाब है, इसका कोई मंतक? बुखारी साहब तो मेरे उस्ताद है, और सही मानों में, मतलब ये लफ्जी तौर पे नहीं है, मानवी तौर पे मेरे उस्ताद हैं, और वो अगर कमेंट करना चाहते हैं तो आप चाहे उनसे ले सकती हैं। देखिए, इमरान खान जिस वक्त उनकी हुकूमत थी, मेरे तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे नहीं थे। 3 साल 3.5 साल हमें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी कोई नहीं घुसने देता था। बहुत सारे सहाफियों से मुलाकातें होती थी खान साहब की, और बड़ी तवातुर के साथ होती थी, बड़े तवातुर। आप जानते हैं कि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर बड़ा एक्सेसिवली उनका इंटरेक्शन रहता था जी, ऐसे ही है, बहुत लिमिटेड, और ऐसे ही है, चंद लोगों को बिल्कुल अपने। और उस वक्त भी हमने सवाल किया कि अगर जो गलत हो रहा था उसके वो जवाब दे थे। लेकिन मैं तो एक एनालिसिस का एक पैराडाइम अर्ज कर रहा हूं कि हमें या तो हम तय कर लें कि जो माजी में होगा हम उससे सवाल करेंगे, क्योंकि वो माजी में हुक्मरान रहा है, हाँ तो ठीक है, फिर हम उसी से सवाल करेंगे। या हम कहेंगे जो आज हुक्मरान है, और आज भी 3.25 साल से हुक्मरान है, यानी कोई 2, 4, 6 महीने की बात नहीं है, एक तवील किस्सा हो चुका हुआ है, और 1 पेज भी है। जनरल बाजवा का और इनका 1 पेज था, मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और इनका 1 पेज है। कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, अदलिया बिल्कुल सरनेगू हो चुकी हुई है, मीडिया सरनेगू हो चुका हुआ है, इंतजामिया सरनेगू हो चुकी हुई है, पार्लियामेंट सरनेगू हो चुकी हुई है, कोई रियासत के सामने कोई रुकावट नहीं है। तो फिर आप बताएं कि जिले नाई, जिले सुबहानी, हम सब सर हाथ बांध के खड़े में कि करें फैसला जो करना है रियासत ने, जो भी समझती है रियासत की हाँ ये तरीका कार है, उसको चलाएं। राइट, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जाहिर है वो बहुत सारी जरूरी सवालात अब हम नाज़रीन की तरफ हमने छोड़ दिए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हाजिर होते हैं और इनके कुछ जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। सलीम बुखारी साहब, रियासत क्या वाकई खान साहब से जो है वो, अभी अमीर साहब ने कहा कि मौजूदा जो निज़ाम है वो खान साहब से खासा नफरत करता है, बहुत उनसे हेट्रेड में मुब्तला है, ये बात दुरुस्त है? और बाय द वे थोड़ी एक मामले की संगीनी इस वजह से और बढ़ जाती है क्योंकि खान साहब ने ऐसे में एक और ऐसा ट्वीट कर दिया है जो उन्होंने जेल में वकला से और अहले खाना से गुफ्तगू की है, जो कि उनके ट्विटर हैंडल से वंस अगेन ट्वीट हुई हुई है या एक्स से पोस्ट हुई हुई है। वो उसी किस्म की गोया पोस्ट्स हैं जिनसे बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा एक अर्क हो रहे हैं रियासत, और दोबारा उन्होंने जो है वो 71 का भी जिक्र किया है, फिर बलूचिस्तान को भी मिलाया है इस तमाम से। अपने लिए प्रॉब्लम्स क्या वो खुद बढ़ा रहे हैं या वो वाकई जैसे अभी अमीर साहब कह रहे थे कि वो अगर चाहें तो बाहर आ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम, बट दिस इज द वे दैट ही हैज चोजन फॉर हिमसेल्फ। देखिए, गुजारिश ये है कि अमीर अब्बास जो है वो हमारे साथी रहे हैं, उस्ताद तो हम खैर क्या बनेंगे उनके, और तब भी ऐसे ही थे, अपनी मर्ज़ी की बात कहते थे, और यही चीज़ उनकी हमें पसंद भी थी कि वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। लेकिन वो आजकल कुछ थोड़ा सा मुझे यूँ लगता है जैसे क़ुव्वत बर्दाश्त में कहीं कोई कमी है कि आगे से अगर जवाब मिले तो फिर ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, लिहाजा मैं चंद हकीकतें जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है कि पिछलों एक असूल तय हो गया कि पिछलों से नहीं पूछना उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किबला आपने कभी 12 साल से जहाँ हुकूमत है KPK की, जहाँ तबाही मच रही है दहशतगर्दी से, उनसे पूछा कभी? उनसे भी तो सवाल करना चाहिए ना कि आप क्या छक मार रहे हैं पिछले 12 साल से, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ 5 बजे के बाद शाम को कोई बंदा नहीं निकल सकता है, किसकी जिम्मेदारी है ये? आइन की अमेंडमेंट के तहत, 18वीं तरमीम के तहत तो ये सारी जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। क्या कर रही है वो गवर्नमेंट वहाँ? पारा चिनार में क्या हो रहा है, कुर्रम में क्या हो रहा है, DI खान में क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ भी तो सवाल उठने चाहिए ना कि आप क्या झक मार रहे हैं यहाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि अदालतों से अब उनको तवक्को नहीं है कि इंसाफ होगा, इसलिए
कि उनकी आदत बिगड़ी हुई हैं साबका अदलिया से, जो सहूलतकारी की नई तारीख रकम करके गई हैं, चाहे वो साकबी अदालत हो, चाहे वो खोसबी हो, चाहे गुलजारी हो, चाहे बदयाली हो। ऐसी ऐसी मिसालें उन्होंने कायम की हैं कि अशश करने को दिल चाहता है। एक मुकदमे में ज़मानत लेने जाएं, 12 मुकदमों में ज़मानत। ये हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। ये गुलजार ने कहा था कि नहीं, कि चौकों पर आपके फैसले नहीं होंगे मामले के, मेरे पास लेके आए, मैं करता हूँ फैसला। ये हकायक हैं या नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं। मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि जिनके साथ आप 2014 के बाद से बैठने के लिए तैयार नहीं थे, कहते थे वो चोर हैं, वो डाकू हैं, अब मचले जा रहे हैं उनके साथ बैठने के लिए जनाब, कि उनके बगैर वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी वो बातें हैं जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए ताकि हम सही नतीजा अखज़ कर सकें। देखिए, मुझे ये बताइए कि ये किसने कहा था कि उनको ऑफर हुई है कि बनी गला शिफ्ट कर दें? बिल्कुल, आज पीटीआई तक की बताया तरफ नहीं से कि बात ऑफर की किसने थी, कौन सा भरम रखते हैं वो। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहा गया कि जनाब वो ताकतवर हल्कों के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, रास्ता कोई निकल आएगा। और एक बदतरीन मिसाल जो है वो ये है कि पेशावर में एक मीटिंग हुई जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात क्या हुई चीफ के साथ, जो शादियाने बजे उसके बाद, वो आपको भी याद होने चाहिए। अभी यहाँ छोड़ दें आप, ट्रंप क्या जीत गए, यहाँ तो ईद हो गई। वो गरनैल साहब जो उनके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दी, यहाँ पर जश्न देखने के काबिल था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहर से उम्मीदें लगा के, तो क्या निकलने की ख्वाहिश नहीं थी? ये कौन कहता है कि वो नहीं निकलेंगे? लेकिन एक उनको फितरी सवाल है, वो निकलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ओ बट सर, एक फितरी सवाल है। वो ये सवाल है कि जिस तरह की ट्वीटें खान साहब ने की हैं और आज की है, ये इसलिए ताज़ा ट्वीट उनकी आई है, इस तरह की ट्वीट से अगर वो वाकई इतने बेताब होते और मचल रहे होते निकलने के लिए, तो इस तरह की ट्वीट से तो वो आगे अगर 5 साल के लिए अंदर थे तो आगे 15 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। तो इस तरह की ट्वीट्स वो क्यों कर रहे हैं? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ये पीटीआई का बाकायदा एक प्लान है कि डिनाइल मोड में रहें, हर चीज पे नेगेटिविटी जनरेट करें। मैं आपको मिसालें देने बैठूंगा, आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा पूरा। आपको याद नहीं, इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि हम ताकतवर हल्कों से बात करेंगे, तब भी तो ट्वीट हुई थी ना। जिनसे बात करना चाहते थे उन्हीं को कहा था ना, कब्र तक नहीं छोड़ेंं। जी तो ये है डराओ धमकाओ वाली पॉलिसी। अगर अगला डर जाए तो शायद कुछ काम निकल आए। इट विल नॉट वर्क, आई एम टेलिंग यू दिस। पूछे क्यों? अब मैं इसको सम अप कर देता हूं। देखिए, गुजारिश ये है, 2-3 बातें अहम हैं। आपने उनको बिट्रे किया जो आपको लेके आए थे। उनकी ख्वाहिश पर मैंने हमेशा पॉजिटिविज्म दिखाया है कि 2 कुव्वतों के दरमियान चूंकि सियासत बटी हुई थी, बारियां लगी हुई थी, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, तो तीसरी पॉलिटिकल कुव्वत का लाया जाने के मैं कभी खिलाफ नहीं रहा। लेकिन उस तीसरी कुव्वत ने उनके जरिए आके उनके साथ किया क्या? जब तक तो उनके साथ सब ठीक था तो बाप बनाने से बाज नहीं आते थे। पूरी कौम का बाप बना दिया था जनरल बाजवा को, याद नहीं है आपको? उस वक्त फौज ठीक थी। और जब आपने फौज को बिट्रे किया, कहा नहीं छोड़ेंगे, नहीं बनने देंगे चीफ, हाँ, तो लड़ाई हो गई ना। लड़ाई तो फिर उनसे ये तवक्को रखना कि वो फिर बाजवा की तरह बाप बन जाएंगे, नहीं बनेंगे वो। अच्छा। और अब आप उसको तसलसल से डरा रहे हैं, नहीं मानेंगे वो। कहने का आपने खबर भी दे दी है, साथ साथ नज़रिए के साथ साथ खबर भी है कि नहीं मानेंगे, नहीं डरेंगे। देखिए, सियासतदान रास्ता निकालने का मास्टर होता है। सियासतदान लड़ाइयां लड़ने का माहिर नहीं होता। सॉरी, अब हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से रूल में रही है। हाँ। 1950s से शुरू हो जाए, करेक्ट, अयूब खान से शुरू हो जाए, जनरल जिया पर आ जाए, परवेज मुशर्रफ पर आ जाए, आधी से ज्यादा हमारी हिस्ट्री जो है वो मिलिट्री रूल में है। तो ये पहली दफा नहीं हुआ है कि फौज जो है वो असरअंदाज है सियासत के ऊपर। कब नहीं थी? जब ये थे तब नहीं थी, तब नहीं थी। सही, ये सही। नथिंग इज न्यू। और एक बात मैं और कहूं आपसे जिम्मेदारी से, मुझे उस मुल्क का नाम बताइए, उस मुल्क का नाम बताइए, चाहे वो मॉडर्न दुनिया में है, चाहे हमारे इस खित्ते में है, जहां फौज का असर और रसूख ना हो इक़्तिदार पर। आपका ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना फ्री है कि वो पेंटागन और CIA की मर्जी के खिलाफ जो मर्जी कर ले? हाँ,
आपका ख्याल है मोदी इतना पावरफुल है कि वो राह की मर्जी के खिलाफ जो मर्जी कर ले? नहीं होता, ये रियलिटी है जो हर ताकतवर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है और वो उस मुल्क के बहुत सारी चीज़ों की जामिन भी होती है, ये वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, और ये रियलिटी है। अमीर अब्बास साहब बड़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं बुखारी साहब ने, बट बेयर विद मी जनरल साहब से मैं सुन लूँ। जनरल साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि निज़ाम को नफरत है, या आपको लगता है ऐसा नहीं है क्योंकि एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है और वो ठीक ठाक चल रही है, कोई मसले तो नहीं आ रहे पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, तो ये इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? और ये ऑपरेशन तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि वो गलत फहमी फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, ऑपरेशन की तो हमने कभी बात ही नहीं की, ना हमारा इरादा है। देखिए मोना, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, थोड़ी सी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली फौज को इस पोलराइजेशन में डिस्कस किया जाता है। वी टॉक लॉट अबाउट द मिलिट्री, और इसी फौज ने अभी ये ऑपरेशंस करने हैं। पहले तो मैं इसको ज्यादा पॉलिटिक्स में जाए बगैर कौन सही है कौन गलत है, देखिए जो भी अमीर अब्बास साहब ने पॉइंट दिया कि जी गवर्नमेंट ऑफ द डे से क्वेश्चन होना है, बुखारी साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट कर दिया कि जी ठीक है गवर्नमेंट में तो जो बैठे हुए उनसे क्वेश्चन कर ले। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने का काम है, जब भी जंग होनी है तो उसने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है जी, कि इमरान खान को इस कंडीशन में रख के या जो भी उनके साथ चीजें चल रही हैं, क्या वॉर को फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इमरान खान जो ट्वीट कर रहे हैं या जो चीजें वो पोलराइजेशन की तरफ जा रही हैं या एक नफरत का थोड़ा सा एलिमेंट आ रहा है, तो एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट करना है कि मेरे ट्वीट से आया, मैं तो बस ये थे पाकिस्तानी आई एम इंटरेस्टेड कि मेरी वॉर किधर जा रही है जी, मेरी आजादी किधर जा रही है, मेरी सॉवरेनिटी किधर जा रही है। तो ये इन दोनों लीडर्स को आवाम देख रही है। दिस इज 21st सेंचुरी। आज का जो हमारा नौजवान है जी, वो दे आर नॉट टेकिंग दिस कि पहले क्या होता था, ये 90 की दिहाई नहीं है, ना 85 की इलेक्शन है, दिस इज 2025, और लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं जी अपने आप को। अनफॉर्चुनेटली जो फेथ है इन दी पॉलिटिक्स, ठीक है, फिर वो यही आर्गुमेंट आ जाएगा जी कि पॉलिटिक्स करने नहीं दी जाती। कौन रोक रहा है पॉलिटिशियंस को कि वो पॉलिटिक्स ना करें? अपनी सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर लगाएं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, देखें कि क्या क्या रिस्क अटैच है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर अपनी जात जो है वो आगे आ जाती है जी। मैं अब इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बट एज फार एज ऑपरेशंस आर कंसर्न जी, ऑपरेशंस का नाम से एलर्जिक हैं जी, लोग परेशान हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर भी एक पॉलिटिक्स करना शुरू हो जाते हैं जी कि जी ऑपरेशन होने या नहीं होने। देखिए वी आर इन द वॉर, दुश्मन आपके घरों तक पहुंचा हुआ है जी, आपके अंदर घुसा हुआ है, चाहे जाफर एक्सप्रेस हो, चाहे हकानिया हो, चाहे अभी कल इस्लामाबाद देखे रहे, इधर भी थ्रेट चल रही है, चीजें चल रही हैं, और बड़ी सर्ज है जी ऑपरेशन में। एक पूरी स्टेट, हिंदुत्व माइंडसेट वाली स्टेट ने अपनी एप्लीकेशन कर दी है, और स्पॉन्सर ने अपनी एप्लीकेशन कर दी है और प्रोनाउंसली क्लेम कर रहा है कि हम लड़ रहे हैं ये जंग जी बलोचिस्तान में। कुलभूषण फिनोमेनाज हो रहे हैं, गवर्नर डिप्टी गवर्नर का बेटा अफगानी पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ रहा है, 10 टेररिस्ट मारते हैं तो 3 अफगानी है वहां पे अफगानिस्तान में, और लाइफ रन करने के लिए टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी के साथ वो लोग रिलेटेड है। दीज आर द सीरियस चैलेंजेस। नोबडी इज इंटरेस्टेड कि कौन जेल में है, कौन बाहर है, कौन अंदर है, बाहर है, बैठे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर इज द चीफ मिनिस्टर, मियां शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर, और भुट्टी साहब इज द चीफ मिनिस्टर। और ये लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंसी पीपल्स पार्टी के पास है। देखें, मैंने अर्ज पहले किया कि ये जो फौज है ना जी, आज ये पॉलिसी बना दे जी, हमने जंग नहीं लड़नी, सारे मिलकर अपनी एक पॉलिसी दे दे ताकि कौम उन्हीं से सवाल करे। तो आपसे तो सर यही आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन और ये नीड ऑफ द आवर, शायद आपकी बात से मैं यही इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि ये करना पड़ेगा। मुझे मोना बता देना, सारे हम बैठे हुए हैं, व्हाट एल्स यू कैन डू। वो अब बंदूकें लेके आपके सर मेरा अर्ज ये था कि फिर ये गवर्नमेंट को तो चाहिए ना, ये इस किस्म की बात हुकूमत कर रही है, पीटीआई ऑपोजिशन नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो कोई नहीं कर रहा, आपको किसने कहा है? मोना ये सवाल जो है ना कि ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो अभी ट्रेन में 28 लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के पास चले जाइए। जो मजदूर क्वेटा में जबा हुए उनकी फैमिलीज के पास चले जाइए। जो पुलिस गार्ड वाले हकानी साहब के साथ शहीद हुए हैं उनकी फैमिली साथ उनसे जरा पूछ लीजिए, उनसे पूछ लें। वेरी फेयर, ठीक है। यानी आप, मेरे पास क्योंकि वक्त की भी किल्लत है, आपने बड़ा बजा आपने एक बात की कि हुकूमत जिनको लग रहा है कि ऑपरेशन तो हम कर ही नहीं रहे, जाके उनसे पूछें, लवायकीन से पूछें शोहदा के कि उनको लगता है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो उनको भरपूर जवाब देंगे गवर्नमेंट को। बुखारी साहब आल्सो वांट्स टू इंटरजेक्ट। सर प्लीज, अगर प्रिसाइसली आप कुछ कहें, मैं अमीर साहब की तरफ चलूं। सिर्फ एक जुमला कहना है मुझे। जी जी प्लीज। देखिए, तलाल ने जो बात की है वो हमने आधी कर दी है, आधी रह गई है। उसने कहा कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हैं।
एक ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान इस्तेहकाम है और एक नेशनल एक्शन प्लान है। ये दोनों ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बस मैंने इतनी वजाहत करनी थी कि बस ठीक है, फेयर इनफ सर, कि नया ऑपरेशन नहीं है, नया नहीं हो रहा, लेकिन वो पख्तूनख्वा में उन्होंने जवाब दिया ना गंडापुर साहब का कि वो जी गलत फहमी फैला रहे हैं। तो अमीर साहब, टू यू प्लीज, अब आप इस पे अगर फरमाएं पूरी बात। बहुत सारे आई थिंक पॉइंटर्स हैं आपके लिए। बाकी बहुत सारे हैं, हाँ। अगर आप स्पेसिफिक कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी यही अर्ज है कि वो कह रहे थे, अभी बुखारी साहब को आपने सुना, वो कहते हैं कि अगर जो लोग अभी हैं मौजूद, बरसरे इक़्तिदार से सवाल है, तो पहला सवाल तो गंडापुर साहब से बनता है। और एक आदतें ख़राब हुई हुई हैं खान साहब की, पुरानी अदलिया ने जो उनको यके बाद दीगरे जमानतें छाप छाप के दी हुई हैं, उसकी उनको बुरी लत लगी हुई है। मुमकिन है माजी में इमरान खान को भी अदालतों ने कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी या मावरा अदालत रिलीफ दिया हो। मैं तो उसका दिफा नहीं करूंगा, मैं क्यों उसका दिफा करूं, लेकिन जो आज हो रहा है मैं इसका इनकार कैसे कर दूं? मैं ये कैसे इनकार करूं कि काजी फायज ईसा के अंदर पाकिस्तान की तारीख के 4 मकरूह तरीन जजेस की रूह आ गई थी। मैं कैसे इस बात का इनकार करूं कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, उससे लेकर जस्टिस इरशाद हसन खान जिसने एक आर्मी चीफ को आइन तरमीम करने का और आइन अमेंड करने का बगैर पार्लियामेंट से मावरा इख्तियार दे दिया, वो सब हो गए थे काजी फायज साहब के अंदर। जो निगरानी देता रहा, जो पहरादार बन के बैठा रहा कि उसकी नाक तले इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी 2024 का पूरी तरह से उसने तसल्ली की कि वो इलेक्शन छोड़ी हो, जिसको दुहाइयां देती रह गई कौन के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। राइट, मैं बेग योर पार्डन अमीर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।